हेडिंग डालिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। नाम से ही स्पष्ट है कि पक्का इस थ्योरी में कुछ नए पॉइंट डाले गए हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक, एक्चुअली में हम बता दें आपको क्या हुआ। इस थ्योरी को किसी साइंटिस्ट ने दिया नहीं है। थॉमसन जी ने, थॉमसन हो गए आपके, रदरफोर्ड हो गए आपके, ये बहुत महान साइंटिस्ट हैं। रदरफोर्ड हो गए और नील बोर। नील बोर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनका बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे आप। इतने कह सकते हैं कि इतना माइंडेड व्यक्ति थे या साइंटिस्ट थे कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तक बता दी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी पाई जाएगी, उस तक को ये बता पाए थे। लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि इनने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया था वो हाइड्रोजन के लिए एक्सप्लेन किया था। इनका जो भी इनने अपनी थ्योरी में बोला था वो सभी एटम पे वैलिड नहीं था। लेकिन अभी के साइंटिस्ट तो कुछ नया नहीं खोज कर रहे, उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ते? क्या होता है ना कि अगर हमें एप्पल लिखना है तो ए पढ़ना पड़ेगा, तो अभी हम ए पढ़ रहे हैं। फिर जब आप इन सबको पढ़ लोगे, फिर बीएससी करोगे तो फिर एप्पल पढ़ोगे, फिर एन एप्पल पढ़ोगे, फिर आई एम ईटिंग एन एप्पल पढ़ोगे, पीएचडी करोगे। तो ये शुरुआती चल रहा है। जैसे आप पहली में आपको छोटा बड़ा, दूसरी में लिखना, तो वही है, एक केमिस्ट्री का बेसिक चल रहा है। और जो नील बोर थे आपके, इतने नहीं और भी थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा अरे डाल्टन जी की थ्योरी आ गई, चलो पढ़े। बहुत क्यूरियस रहते थे साइंटिस्ट में बहुत क्यूरियसिटी होती है। साइंटिस्ट मतलब दिन भर खोदता रहेगा। तुम पत्ती देखोगे, वो पत्ती के अंदर देख लेगा, अरे जाली का है, जो हरों का दिख रहा है। वो हमेशा वो चीज़ों को समान रूप से दिखती नहीं है, वो उनके आंखों में माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। वो चीज़ों को देखेंगे तो गहराई से देखेंगे हमेशा, कहाँ पर है। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जैसी आई तो केमिस्ट्री के जगत में बिल्कुल खलबली मच गई। अरे डाल्टन जी ने एटम के बारे में थ्योरी दी, चलो पढ़ते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने पढ़ा, थॉमसन ने पढ़ा, रदरफोर्ड ने पढ़ा, नील बोर ने पढ़ा, गोल्डस्टीन ने पढ़ा, चैडविक ने पढ़ा, और भी डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, प्लांक ने पढ़ा, आइंस्टीन ने पढ़ा, उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पढ़ा, उन्हें बोले थ्योरी आ गई। पढ़ते थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोर थे जिन्होंने इनकी थ्योरी को बहुत गहराई से पढ़ लिया। और गहराई से जब पढ़ लिया तो इन्होंने देखा कि अरे इनके जो कुछ पॉइंट हैं वो मोर एक्यूरेट हो सकते हैं। तो उन्होंने इन्हीं के उन पॉइंट को और एक्यूरेट ले गए और उन पॉइंट को और अच्छे से बोला। तो कोई एक ने थ्योरी नहीं दी, इस थ्योरी का कोई जनक नहीं है। ये थ्योरी को सभी साइंटिस्ट ने, जैसे थॉमसन ने कोई डाल्टन की थ्योरी का एक पॉइंट करेक्ट कर दिया तो वो इस थ्योरी में लिख दिया गया। रदरफोर्ड ने कोई पॉइंट करेक्ट कर दिया तो वो इस थ्योरी में लिख दिया। नील बोर ने कोई एक पॉइंट करेक्ट कर दिया तो वो इस थ्योरी में लिख दिया। चैडविक ने कोई एक पॉइंट करेक्ट कर दिया तो वो इस, मतलब सब वैज्ञानिकों ने डाल्टन की थ्योरी के सभी पॉइंट्स को और अच्छे से, तो वो सभी पॉइंट्स आ गए किसमें, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें लिखिए प्रपोज्ड बाय मैनी साइंटिस्ट्स, इसका प्रस्ताव कई वैज्ञानिकों ने रखा था। प्रपोज्ड बाय मैनी साइंटिस्ट्स, ठीक है, इन तीन के तो नाम लिख ही ले। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, चलें आगे। तो चलो करेक्ट करते जाते हैं डाल्टन्स के पॉइंट को, या हम थोड़ा और अच्छे से बोलें और एक्यूरेट करते जाते हैं डाल्टन्स के पॉइंट को। तो डाल्टन का पहला पॉइंट था एटम इज इनडिविजिबल, और इनका पहला पॉइंट है एटम इज डिविजिबल। इनने इंडिविजुअल कहा था, मतलब एटम से छोटा कुछ भी नहीं है।
और इनने कहा डिविजिबल, इसका मतलब एटम से छोटा कुछ है, और वो छोटा क्या थे, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम या बेसिक पार्टिकल ऑफ एटम। जैसे हम बोल रहे फंडामेंटल यूनिट ऑफ दिस रूम क्या है, तो हम बोल सकते हैं ब्रिक, ईंट। ईंट लगी तो ये दीवार बन गई, और दीवार से क्या बन गया, हमारा कमरा बन गया। तो ये फंडामेंटल। इसी प्रकार एटम के फंडामेंटल पार्टिकल क्या होंगे, जिससे एटम बना होगा। तो एटम किससे बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट। देखा नहीं है एटम ए अगर हम बात करते हैं आपको, तो इसके लिए एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक आती है, जिसके द्वारा ये सब चीज़ें पता की जाती है। जब आप आगे पढ़ोगे ना, तो आपको चार्ज तक बता देगा कि चार्ज नहीं, चार्ज कभी नहीं दिख सकता। चार्ज को सिर्फ आप, जैसे हम मैग्नेट रख दें, तो मैग्नेट मान लीजिए यहाँ पे आयरन को अट्रैक्टिंग कर रही है, यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है, तो मैग्नेट की जो चार्ज डेंसिटी है वो कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो ऐसे महसूस किया जाता है। और फिर उतना तो अभी हम भी प्रैक्टिकल में नहीं गए कि कैसे कैसे होता है, तो उसके लिए आगे देखते हैं, जैसे जैसे हमें ज्ञान आता जाएगा हम बताते जाएंगे आपको। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, एटम इज डिविजिबल, एटम इज डिविजिबल एज it is made up of electron, proton and देखिए सिंबल इनके चार्ज को जस्टिफाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है। ध्यान रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। आप किसी भी एटम का जब सिंबल बनाते हो तो क्या उस पर ऊपर कोई चार्ज लिखते हो क्या, नहीं लिखते हो। चार्ज आ सकता है, वो हम बाद में बताएंगे कैसे, लेकिन आपकी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं एटॉमिक फॉर्म में, उन पे आप कोई चार्ज नहीं लिखते। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि सभी के पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, आपका चार्ज लेस हो जाएगा। एटम इज डिविजिबल एज इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ब्रैकेट में लिखना, कॉल्ड बेसिक और फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ठीक है ना। तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम किसे कहते हैं। एक चीज़ हम आपकी हिंट लिख देते हैं, अगर पूछ ली यूनिवर्सल पार्टिकल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को। अपनी कॉपी के ऊपर लिख सकते हो, क्यों ये बाद में बताएंगे हम। यूनिवर्सल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, क्या है इसके कारण वो हम बाद में बताएंगे आपको। यूनिवर्सल पार्टिकल कहा जाता है इलेक्ट्रॉन को। एटम इज डिविजिबल, एटम कैन डिवाइड फर्दर एज इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन्हीं को कहते हैं एटम के बेसिक पार्टिकल या एटम के फंडामेंटल पार्टिकल। दूसरा पॉइंट डाल्टन ने कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, यही बोला था ना। तो एटम को अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, तो ये बताओ पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं, लेकिन पाए तो सिर्फ नेचर में 92। तो वो बाकी कहाँ से जन्म हो गए भैया, उनका कोई जादू थोड़ी हुआ है। 7 रंग होते हैं, जब रंग लेने जाते हैं तो 70 से ज़्यादा दिखा देते हैं, वो 70 कहाँ से आ गए। उन्हीं 7 रंगों को अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलाया गया तो एक नया रंग आ गया। जैसे कभी सफ़ेद और पीला मिलाओगे तो कौन सा रंग आ जाएगा, नारंगी। कभी हल्दी चूना लगाया है चोट लगने पर, तो हल्दी पीली और चूना सफ़ेद, डार्क ऑरेंज आता है, डार्क ऑरेंज। हल्दी में मिलावट होगी इसलिए लाल आया होगा। चलिए, तो हम ये कह रहे थे आपके से, क्या कह रहे थे बताओ, मिसप्लेस हो गया दिमाग से। रंग आता है तो कैसे याद है। हाँ, हम ये कह रहे थे कि भैया 118 एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल में, हालांकि अभी भी उसमें ऐसा है कि पूरे डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो वो 118 सिर्फ 92 ही नेचर में, वो 93 कहाँ से आ गया, वो 94 कहाँ से आ गया। तो इन्हीं 92 एलिमेंट से कुछ एलिमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया है न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा दूसरे एलिमेंट में। उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट या फिर सिंथेटिक एलिमेंट।
जैसे कि रेडियम नेचुरल है, लेकिन रेडियम से बनाया गया है रेडॉन, ये आर्टिफिशियल है। तो एक एटम को दूसरे एटम में ट्रांसफ़र कर दिया ना, कर दिया। हाँ, एसिड गैस, इट इज़ अ सॉलिड पार्टिकल। रेडियम रेडियो एक्टिव हैं दोनों, तो रेडियम को रेडॉन में, तो एटम को क्रिएट कर तो लिया गया भैया, और इसको डिस्ट्रॉय भी तो कर दिया गया। एक को डिस्ट्रॉय किया और दूसरे को हटा दिया, तो एटम कैन क्रिएट कैन डिस्ट्रॉय ऑल्सो। बात समझ में आ रही है? तो डाल्टन का जो था, हाँ वो बात अलग है कि समान स्थिति में ये नहीं होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम आज भी 92 एलिमेंट पे ही होते। बात क्लियर है? लेकिन डाल्टन के अकॉर्डिंग आप वही बोलोगे, नाइदर वी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। लेकिन अब हमें पता चला गया कि एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी तो हमारे एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बन गया। जब इसका एटम इसके एटम में कन्वर्ट हुआ तभी तुम्हारा नया एलिमेंट बना। बात समझी? तो ये क्रिएट हुआ, तो ये क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हुआ। तो एटम कैन क्रिएट एज वेल एज डिस्ट्रॉय ऑल्सो। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका इसका सेकंड पॉइंट। जीनत नहीं आई बात समझे? नहीं, तो वो तो सही है। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ से नष्ट होगा उतना ही मास इस साइड बन जाएगा आपका। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। हाँ, लेकिन वो भी थोड़ा सा, क्योंकि मास थोड़ा सा लॉस चला जाता है एनर्जी की। हाँ हाँ, नाक के बराबर। बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर सेकंड। एटम ऑफ वन एलिमेंट can convert atom of another element। लेकिन ये बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। एटम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन कन्वर्ट इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। हम न्यूक्लियर रिएक्शन का एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि जो एटॉमिक बम होते हैं, परमाणु बम, वो किस पे बेस होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है बहुत हाई अमाउंट में, वो किस पे बेस होते हैं? न्यूक्लियर है। एक प्रकार की चेन रिएक्शन होती है जो स्टॉप नहीं होती लगातार, इसलिए एटॉमिक बम एंड हाइड्रोजन बम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिबल होते हैं। डिस्ट्रॉय इवन अलोन एटॉमिक बम कैन डिस्ट्रॉय इवन होल सिटी। एक पूरी सिटी को एक खाला एक परमाणु बम नष्ट कर सकता है। ऐसे ही हम कई डिकेड्स के लिए, इवन फॉर सेंचुरी, 10 सालों के लिए, 100 सालों के लिए, या फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर के लिए वहाँ की स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो, और जेनेटिक डिसीज आ जाती है उनमें। जैसे कि ड्वार्फ हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं, पर्टिकुलर आई आपकी टेढ़ी मेढ़ी, टंग का रेड होना, हाइट छोटा मोटा, बहुत सारी डिसीज आ जाती है आपकी। लिखिए इसको। हो गया ये, एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन कन्वर्ट इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है ना? इस सेकेंड पॉइंट का मोर एक्यूरेट वर्जन है। फॉर एग्जाम्पल, रेडियम का अगर न्यूक्लियर डिकी कराया जाएगा तो बनता है रेडॉन प्लस हीलियम। दो चीज़ें बनती हैं आपकी, रेडॉन प्लस हीलियम। अब हम आपको थोड़ा सा बता दें कि इसका एटॉमिक मास जो होता है रेडियम का, वो होता है 87, रेडॉन का होता है 85, और हीलियम का कितना होता है? 2। तो क्या मास नष्ट हुआ? लेकिन एक एटम किस में चेंज हो गया? दूसरे एटम में, एलिमेंट के एटम में चेंज हो गया। नोट कर लो इसको भी। तो डाल्टन थ्योरी होगी याद, तो ये भी हो जाएगी ना। चलो थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोला था उन्होंने?
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। ए बोले नहीं। देखो कैसे नहीं, अब ये पॉइंट तो आपको अजीब लग रहा होगा, ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। नहीं विचार मोर एक्यूरेट। अब आप 11th 12th में आ गए हो, हमें ऐसा बोलना है कि सामने वाले को बुरा ना लगे, ठीक है ना, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कार्बन का एलिमेंट है तो कार्बन का एक एटम दूसरा एटम, ये सभी आपस में बराबर ही तो होंगे, है ना। लेकिन इसमें भी मोर एक्यूरेटली आए, बोले नहीं ऐसा हर बार संभव नहीं है। देखिए कैसे, लिखिए थर्ड पॉइंट। atoms of same element atoms of same element may also different इन सम रेस्पेक्ट। वो कह रहे थे कि सब रेस्पेक्ट में सेम है, इन्हें कहा कुछ रेस्पेक्ट में सेम नहीं है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में ऑल्सो डिफरेंट इन सम रेस्पेक्ट, इन सम केसेस, इन सम रेस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन केस ऑफ मास, like in case of mass, like in case of mass। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आपके सामने एक न्यू वर्जन, एक छोटा सा टॉपिक अभी नहीं पढ़ाएंगे, इसको बाद में पढ़ाएंगे। आइसोटोप्स लिखना चाहेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर कैसे होते हैं? सेम होते हैं। हाँ सब लिखना है। एंड मास नंबर कैसे होते हैं? होते हैं। इसको बाद में बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे हम आपको आइसोटोप्स को। तो देखिए हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 एंड हाइड्रोजन 1 3। तो ये सभी सेम एलिमेंट के एटम हैं, लेकिन देखो सभी रेस्पेक्ट में सेम नहीं है, कुछ रेस्पेक्ट में तो डिफरेंट हो गए। लाइक इन केस ऑफ, क्लियर है कैसे गलत हो गया ये पॉइंट। उन्होंने कहा था कि सब रेस्पेक्ट में सेम होंगे, इनने कहा नहीं सब रेस्पेक्ट में सेम नहीं होंगे, कुछ रेस्पेक्ट डिफरेंस भी हो सकता है। और वहीं से जन्म हुआ नए टॉपिक का, दैट आर आइसोटोप। आइसो का मतलब एक समान, टोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर कैसे हो? सेम हो, वो मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, ठीक है ना। आप फोर्थ पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल लिख लो, ये वाले एक लिखना है एग्जाम्पल। हाइड्रोजन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसी को याद कर लो। अच्छा, कौन सा एलिमेंट है जिनके 3 आइसोटोप्स के 3 नाम है? हाइड्रोजन ही है। इसका हाइड्रोजन का नाम क्या है? प्रोटियम। ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम। कौन हैवी हाइड्रोजन है? और रेडियो एक्टिव कौन है? और हैवी वाटर का फॉर्मूला? अब तो कमाल ही हो गया। आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो फिर तो हम कुछ दिन में मोटे हो जाएंगे। खुशी ज़्यादा हो रही है ना। चलिए, उनने नेक्स्ट क्या बोला था? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। नहीं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कुछ रेस्पेक्ट में कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। उनने कहा था कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसा होगा? डिफरेंट। अब यह सुनने में तो हमें भी सही लग रहा, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से किसी एक चीज़ में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फोर्थ। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में ऑल्सो सेम के डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट के सेम हो जाते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में ऑल्सो सेम in some respect, like in case of mass, like in case of mass।
लाइक इन केस ऑफ मास, और इन्हीं को बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार अगर अलग अलग एलिमेंट हैं तो एटॉमिक नंबर सेम हो सकते हैं क्या? क्या कभी दो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम हो सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल। अरे आपने कहा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 हो गया, तो वो हाइड्रोजन थोड़ी बचा, वो तो हीलियम ना हो गया। अरे तो कभी भी दो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते, तो जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे, लेकिन मास नंबर कैसे होंगे? सेम होंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हम आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर पता है किसी को? 18, और कैल्शियम का 20। इसका मास है 40, और इसका भी अराउंड 40 ही होता है आपका। और एक और अगर हम लिख दें, पोटेशियम एटॉमिक नंबर पता है 19, इसका भी अराउंड 40 ही होता है, नोट कर लीजिए। तो अब क्या सेम दिख रहा है आपको? एटॉमिक मास। फिफ्थ पॉइंट क्या बोला था? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेक इन केमिकल रिएक्शन। अब हम क्या करेक्ट कर दें? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बहुत बढ़िया, लिखिए इलेक्ट्रॉन is the smallest particle. Electron is the smallest particle. Electron is the smallest particle which take part in chemical, और ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, ये कभी भी गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत लंबा सेंचुरी हो चुकी है, ये अभी तक बिल्कुल ट्रू है। और अगर ये बदल गया ना, तो फिर केमिस्ट्री की दुनिया बदल जाएगी, सभी बुक्स बदल जाएंगी, जितने भी बॉन्ड बने वो सब बदल जाएंगे, क्योंकि सब कुछ इसी के बेस पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी आपकी केमिकल रिएक्शन पे है, और बॉन्ड फॉर्मेशन पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने भी बॉन्ड बनाए गए हैं वो सब इलेक्ट्रॉन के बेस पे ही बनाए गए हैं। आपके इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, कंजुगेशन, रिजोनेंस, सब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे आपके। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो उनके अकॉर्डिंग कौन था? एटम। लेकिन वो गलत नहीं थे, है ना, मोर एक्यूरेट क्या हो गए। नहीं, ये बुरा वाली बात नहीं है, ये बात सही है कि वो गलत नहीं थे, क्योंकि एटम के इलेक्ट्रॉन पाए किसके अंदर जाते हैं? तो अगर इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर रहा है तो पक्का उसके साथ एटम तो जाएगा ही ना, तो मोर एक्यूरेटली इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल। एक फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट उनने क्या कहा था कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम। ये क्या बोल देंगे? एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? हाँ, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज मोर एक्यूरेट। लेकिन इससे भी एक्यूरेट आ चुका है, जानते हो क्या? कि मॉलिक्यूल सिर्फ किस केस में कहेंगे? दोनों केस में। मतलब मॉलिक्यूल तो सबको कहेंगे, लेकिन कंपाउंड सिर्फ किसको कहेंगे? जे कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल, ये हम बता चुके हैं आपको। हाँ, एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो ये सब मॉलिक्यूल हैं, जैसे O2, H2O, सब मॉलिक्यूल हैं। ये सभी मॉलिक्यूल हैं कि नहीं? लेकिन इसमें से कंपाउंड सब नहीं है, है ना।
कोई भी लिख सकते हो। अच्छा, उनने क्या बोला था, एटम्स हमेशा किस रेशियो में कंबाइन होंगे? अब देखो वैसे ये बोल देंगे कि जरूरी नहीं कि सिंपल हो, किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए। हाँ, मोर एक्यूरेट। कितने हो गए? 6। चलिए तो 7th लिखिए, पॉइंट नंबर 7। एटम्स कर लीजिए। एटम्स में also combine in non-simple ratio. May also combine in non-simple ratio, जैसे कि C12 H22O11। जी इसका आपका एग्जाम्पल हो गया, बन जाएगा। क्लियर है जी, हो गया। अब लगभग इनके सभी पॉइंट खत्म है, इनने और कुछ ज़्यादा नहीं बताया था। एक पॉइंट और बता देते, जैसे उनने कहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ एटम बोला था उनने, तो इनने ये बोला है कि एटम तो चेंज होता है, और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में हमने मॉडर्न स्टेटमेंट लिखा था ना, मास एंड एनर्जी, मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास, लेकिन टोटल चेंज जो आएगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये एक बताने के क्या गया, इनने सीधे सीधे ये कह दिया था कि एटम को नष्ट ही नहीं किया जा सकता, क्रिएट ही नहीं किया जाता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो अब ये बताना चाहते हैं कि जब मास एनर्जी में जाता है, एनर्जी मास में आता है, तो बीच में कुछ पार्ट मास का लॉस हो जाता है, लेकिन वो इतना कम है कि उसको मीजर करना लगभग इम्पॉसिबल है। जैसे कि अगर आपसे कोई कह दे कि सागर से एक बूंद पानी निकाल लिया, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, नेग्लिजिबल। और अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे हम मान लो हम चढ़े बेटिंग मशीन में, हम चढ़े, हमारा वजन आ गया 60 kg। अब हम उतरे, हमारा एक बाल झड़ गया, और फिर से हम चढ़े, अब वजन कितना आएगा? तो यही है, मतलब ना के बराबर फर्क आने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 7। हालांकि उस बाल का भी मास था, लेकिन वो कैसा है? ना के बराबर। उतने बाल बराबर अगर हीरा गिर जाए तो डायमंड। हमने कहा कि फिर तो उसकी वैल्यू बहुत हो जाएगी ना। चलिए कम से कम 10-20 हज़ार तो हो जाएगी। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मास, आप चाहो तो इन टर्म्स ऑफ एटम भी लिख सकते हो इसमें ब्रैकेट में। मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। आज आप लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई की है, बिल्कुल शांति से, ऐसे ही पढ़ाई करना है, तब मज़ा आएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छे साइंटिस्ट कौन है जो इस रिलेशन को बता दें? आइंस्टाइन। ओके ठीक है। ई एनर्जी हो गई, एम मास हो गया, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और कितनी है? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों पिछला भूलते जा रहे कि नहीं? भूलते जाओ बेटा, अरे भूलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम इंटेलिजेंट नहीं हो जाएंगे। धोखे होके से नौकरी वोकरी लग गई तो फिर सामने वाले को चेक कर आ जाएंगे। भूलते जाओ। अनुष्का भूलते जा रहे बेटा पिछला? तो मतलब तुम अपने दोस्तों को खुश नहीं देखना चाहते। वो सामने तो कहते होंगे अनुष्का बहुत अच्छी, लेकिन अंदर से तो, अब अनुष्का उस क्लास में बहुत अच्छे से सुनाएगी तो अरे वाह वाह, अंदर से रुक जाओ। ऐसा हो नहीं सकता कि कॉम्पिटिटिव